हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसका हम लोग शॉर्ट में कभी कभी NEP भी कह देते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अपना क्या है देखते हैं इसके बारे में। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड सी 1991 टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी एंड टू मेक इट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। अब यहाँ पे भारत सरकार का जो है ना धीरे धीरे आंख खुल रहा था। उनको लग रहा था कि इंडिया के मार्केट में बाकी दूसरे कंट्री के लोगों को भी मौका देना चाहिए। देखिए यहाँ पे इनका आंख इसलिए खुला ना, क्योंकि इनको मालूम था कि बाहर वाले कंट्री के लोग यहाँ पे आएंगे तो उनसे हमको टैक्स मिलेगा, और जब टैक्स मिलेगा तो हमारा रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब यहाँ पे इनको समझ में आ रहा था, जब क्राइसिस आया ना, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था क्राइसिस आया था। तो जब क्राइसिस यहाँ पे आया तो अब इनको समझ में आ रहा था कि इंटरनेशनली हम लोगों को जाना चाहिए, यानी कि अपने कंट्री में बाकी दूसरे कंट्री वाले को भी मौका देना चाहिए अपने सामानों को बेचने के लिए, ताकि हम लोगों को इससे टैक्स मिल पाए। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा हुआ है। तो इट रिमूव्स द रेस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। तो जो भी इन्होंने गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, जो भी पाबंदी लगा रखे थे, इसके साथ ही साथ जो इन्होंने बाकी दूसरे फॉरेन कंट्री पे जो पाबंदी इन्होंने लगा रखा था कि आप इंडिया में आकर अपने सामानों को नहीं बेच सकते हैं, इन सारी चीज़ों को इनको हटाना पड़ा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ चुका था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो दोबारा हमको लोन लेना पड़ सकता है ना, जो कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है कि $7 बिलियन इनको लोन लेना पड़ा था। तो अब इनको ना धीरे धीरे यहाँ पे समझ में आ रहा था कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कंपटीशन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि कंपटीशन बढ़ेगा तो हमारा यहाँ पे टैक्स भी बढ़ेगा। जब बाकी कंट्री के लोग यहाँ पे आएंगे सामान बेचने के लिए तो हम लोग उससे टैक्स लेंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं फिर। इट रिड्यूसेस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज। देखिए पहले क्या था ना, पहले गवर्नमेंट ही यानी कि सरकार ही ना अलग अलग सेक्टर को यानी कि अलग अलग एरिया को ऑपरेट करता था। प्राइवेट कंपनी को बहुत ही लिमिटेड परमिशन उन्होंने दे रखा था, यानी कि उतना ज़्यादा परमिशन नहीं था। लेकिन अब इनको लगने लगा था कि हमसे अकेला नहीं होने वाला है, हमको अपना पैर पीछे खींचना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर को आगे करना पड़ेगा। तो प्राइवेट सेक्टर का रोल यहीं से ज़्यादा देखने को मिलने लगा और आज तक मिल रहा है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट रिमूव्स ट्रेड रेस्ट्रिक्शन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो इंडिया बाकी कंट्री पे जो भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था, यानी कि जो हम लोगों ने पढ़ा है टैरिफ के बारे में। टैरिफ क्या था, टैक्स था। किसके ऊपर था टैक्स, सामानों के ऊपर था हमारा टैक्स। तो वो टैरिफ को कम किया गया है ना, कोटा को हटाया गया। कोटा क्या था कि आप फिक्स्ड नंबर ऑफ गुड्स को ही आके यहाँ पे बेच सकते हैं, अंधाधुन यहाँ पे नहीं बेच सकते हैं। तो टैरिफ को हटाया गया, फिर से कोटा को हटाया गया। इससे ये हुआ कि जितने भी बगल वाले कंट्री थे हमारे इंडिया के और भी जो दूर दूर के थे, वो सभी लोग यहाँ पे आके अपना सामान बेच पा रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दे पा रहे थे, जिसके कारण इंडिया का हालत भी धीरे धीरे ठीक हो रहा था। क्योंकि टैक्स मिल रहा है तो अब ऐसी बात है कि हालत तो ठीक होगा ही अब, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि मेजर्स यानी कि ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे मेजर्स है यानी कि ग्रुप्स ऑफ इकोनॉमिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या ग्रुप है भाई, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो पहला हमारा है स्टेबिलाईजेशन मेजर। क्या है स्टेबिलाईजेशन मेजर, देखिए स्टेबिलाईजेशन मेजर्स आर शॉर्ट टर्म मेजर्स दैट मेंटेन सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड कीप द राइजिंग प्राइस अंडर कंट्रोल। मतलब क्या हुआ इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग गहराई से यदि समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यानी कि जो हमारे पास डॉलर है, वो शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि कुछ समय के लिए इतना ज़्यादा पर्याप्त होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का यदि यहाँ पे प्राइस बढ़ता है या फिर घटता है तो हम लोग उसको मेंटेन कर पाएँ। यानी कि हमारे पास ना एक फिक्स्ड नंबर ऑफ डॉलर होने चाहिए, ताकि हमारे सामने किसी भी प्रकार का आगे चल के समस्या ना आ पाए। ये हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, है ना। तो ये हो गया हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास कम से कम तो फिक्स्ड नंबर ऑफ डॉलर होने ही चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम का सामना हमको ना करना पड़े। प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, किसी भी सामान का ऊपर प्राइस चला जाए, जैसे मान लीजिए पेट्रोलियम हम खरीद रहे हैं कहीं से, पेट्रोल का प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास डॉलर है तो क्यों फ़र्क पड़ेगा।
है ना। तो ये था हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर। उसके बाद फिर क्या है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। ये क्या था देखिए, structural reform measures are long-term measures that improve the efficiency of the economy and increase its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स हमारा था लॉन्ग टर्म मेजर्स, यानी कि लंबे समय तक यदि आपको टिके रहना है इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में यदि आपको लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको अपने इकोनॉमी को फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा, यानी कि जो रिजिडिटी है ना उसमें उसको हटाना पड़ेगा और उसको फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि आपको अपना जो मार्केट है, यानी कि आपका जो इंडिया का मार्केट है, उसको इंटरनेशनली ओपन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे कोई भी आए, कोई भी सामान को बेच सके और जा सके, है ना। इससे ये होगा कि आपके यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, साथ ही साथ जो आपका डॉलर है, यानी कि जो आपका इकोनॉमिक रिजर्व है, इकोनॉमिक एक्सचेंज रिजर्व है, वो भी आपका बढ़ेगा, यानी कि डॉलर का जो नंबर है वो भी आपका बढ़ेगा, है ना। तो ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि आपको लंबे समय तक के लिए सोचना है। और लंबे समय तक के लिए आप तभी सोच पाएंगे या फिर आप तभी कुछ कर पाएंगे जब आपके कंट्री का इकोनॉमी जो है वो ग्लोबली ओपन होना चाहिए, यानी कि कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी जा सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये स्टेबलाइजेशन मेजर था हमारा शॉर्ट टर्म के लिए और ये था हमारा लॉन्ग टर्म के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आर द थ्री मेन एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी कि NEP का 3 मेजर एलिमेंट है, यानी कि 3 अलग अलग इसका महत्वपूर्ण पार्ट है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। पहला है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों के बारे में हम लोग सेपरेट करके पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा जैसा कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, सॉरी माय मिस्टेक, लिबरलाइजेशन है। तो लिबरलाइजेशन के बारे में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। तो आने वाले क्लास में हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के सबसे पहले एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लिबरलाइजेशन के बारे में, और समझेंगे कि आखिर लिबरलाइजेशन होता क्या है, ठीक ना। तो आप याद ये रखिएगा कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ये तीनों एलिमेंट है, यानी कि तीनों अहम हिस्सा है किसका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अगले क्लास में हम लोग शुरू करते हैं अपना लिबरलाइजेशन। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।